दोस्तों, आज की हमारी कहानी है काजल और उत्कर्ष के नाम। अम्मा, मैं यहाँ आप लोगों के बीच नहीं रह सकता। मैं उत्कर्ष को हैरानी से देख रही थी। हमारी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे और अचानक उसके अलग होने की बात ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं इतनी काबिल और समझदार नहीं थी कि अपने पति के साथ अलग घर में रह सकूं। मैं कुछ कहती उससे पहले ही मेरी सास बोल पड़ी। यकीनन तुझे इसने ही कहा होगा। मैं पहले ही बता देती हूँ उत्कर्ष, मैं तुझे कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। तू मेरी नज़रों के सामने ही रहेगा। मेरे बच्चे हैं ही कितने जो तू भी अलग होने की बात कर रहा है। जबकि उत्कर्ष ने तुरंत ही अपनी माँ की बात को नकारते हुए कहा, काजल ने मुझसे कुछ नहीं कहा है और आप उसको इल्ज़ाम मत दें। अगर आपको मेरे साथ चलना है तो मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। जबकि मेरी सास ने तुरंत कहा कि मैं अपने पति का घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही तुम्हें जाने दूंगी। जबकि उत्कर्ष 2 शब्द बोलकर अपनी जगह से खड़ा हो चुका था कि मुझे प्राइवेसी चाहिए जो मुझे यहाँ नहीं मिल रही। मैं अपनी पत्नी के साथ अलग घर में ही रहूँगा। ये कहकर वो मुझे अपने साथ लेकर कमरे से बाहर आ गया। जबकि मैं हैरान थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। मेरी कभी अपने सास से लड़ाई भी नहीं हुई थी, ना ही कभी ननद से। देवर और जेठ तो मुझे बिल्कुल भाइयों की तरह प्यार करते थे। लेकिन अब मेरे पति को ना जाने क्या हो गया था। वो मुझे अम्मा के कमरे से सीधा हमारे कमरे में ले आए और मुझे सख्ती से हिदायत दी कि जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगी। और मैं बस उसे देखती रह गई। वो क्या था मुझे कुछ समझ नहीं आता था। वो अपना लैपटॉप संभाल चुका था, जबकि मैंने तुरंत ही उसका लैपटॉप एक तरफ रखते हुए उससे गुस्से से कहा था, उत्कर्ष, ये सब क्या तमाशा है। अगर आपके मन में ऐसी कोई बात करने का इरादा था तो पहले आपने मुझसे इसका जिक्र क्यों नहीं किया। मैं आपकी पत्नी हूँ ना। मुझे अचानक ही गुस्सा आ गया था, जबकि उसने अचानक मुझे कमर से पकड़ लिया और एकदम बिस्तर पर लिटाकर मुझ पर हावी हो गया। मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, मैडम जी, हम अच्छा नहीं समझते उन औरतों को जो अपने पतियों के साथ बदतमीजी से पेश आती हैं। आप सिर्फ हमारी हैं और हम आपको किसी और के साथ बांट नहीं सकते। हमें सख्त चिढ़ होती है जब आप हमारी बहन, हमारी माँ और हमारे भाइयों के साथ घुल मिलकर रहती हैं। तुम्हारे हसीन लबों की मुस्कुराहट सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए। इन लबों से निकलने वाले शब्द सिर्फ मेरी शान में बोले जाने चाहिए। इन आँखों में सिर्फ मुझे देखकर चमक आनी चाहिए। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, फिर चाहे वो मेरे घर के लोग ही क्यों ना हो। मेरी मोहब्बत ऐसी ही है, एकदम जुनूनी। पागल हो जाता हूँ जब तुम मेरे अलावा किसी और के साथ हंसती बोलती हो। बात बहुत अजीब है, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। जबकि मैंने हैरानी से अपने पति को देखा था। ये पहला आदमी था जो मुझे अपने ही घर वालों से दूर रहने की सलाह दे रहा था। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वो मेरे होठों पर झुक गया और उसके बाद मेरी आवाज़ गुम हो गई। वो धीरे धीरे मेरे कानों में सरगोशी कर रहा था, काजल, बहुत छोटी सी जिंदगी होती है ये, और मैं ये सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मुझे अपने और तुम्हारे बीच में कोई तीसरा नहीं चाहिए। वो धीरे धीरे अपनी सारी हदें पार करता जा रहा था और मैं उसके शिकंजे से निकलना चाहती थी। मैं उसे रोकना चाहती थी क्योंकि अभी बाहर ढेर सारे काम पड़े हुए थे जो मुझे निपटाने थे। लेकिन अब मैं बिल्कुल बेबस हो गई थी। उत्कर्ष को जरा भी दूरी बर्दाश्त नहीं थी और मैं कोई ऐसी गलती करना नहीं चाहती थी कि जिससे वो नाराज़ हो, क्योंकि उसकी नाराज़गी बहुत बुरी होती थी और उसे मनाना बेहद मुश्किल काम था। उत्कर्ष की मोहब्बत मेरे लिए बेहद जुनूनी मोहब्बत थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उत्कर्ष की यह जुनूनी मोहब्बत मुझे किस नर्क में ढकेलने वाली थी। अगर पता होता तो शायद मैं उत्कर्ष के प्यार में अपने कदम आगे न बढ़ाती। लेकिन उत्कर्ष की मोहब्बत को देखते देखते मैं भी उत्कर्ष की दीवानी हो गई थी। मुझे भी उसके बिना एक पल चैन नहीं मिलता था। वो भी मुझसे बेहद प्यार करता था और हर पल अपना प्यार जताता भी रहता। मैं किचन में काम कर रही होती तो पीछे से मुझे अपनी बाहों में लेकर अपने प्यार का और अपनी बेताबियों का इजहार करता। कभी कभी तो उसे ये भी एहसास नहीं होता कि किचन में मेरे अलावा और भी लोग मौजूद हैं, क्योंकि मैं एक भरे पूरे घर में ब्याही गई थी। मेरी सास, ननद, देवर, जेठ, जेठानी सब लोग घर में मौजूद होते थे। और जब मैं उत्कर्ष को एहसास दिलाती कि मेरे अलावा किचन में और भी कोई है तो उत्कर्ष का मुंह बन जाता। गुस्से की लकीरें उसके चेहरे पर खिंच जाती। उसे इस बात की शर्मिंदगी नहीं होती थी कि उसने किसी और के सामने मुझे बाहों में भरा था और अपने प्यार का इजहार किया था, बल्कि उसे इस बात पर गुस्सा आता था। वो मुझसे कई बार कह चुका था कि जब भी मैं ऑफिस से आऊँ तो मुझे कमरे में मिला करो,
क्योंकि तुम्हारी ये कुछ ही घंटे की दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। लेकिन मैं उत्कर्ष की ये बात नहीं मान सकती थी, क्योंकि भरा पूरा घर था और मुझे बाहर सब लोगों के साथ बैठना ही पड़ता था। कमरे में अकेली जाकर नहीं बैठ सकती थी, वरना मेरी सास मुझे 100 बातें सुनाती थी। अब अचानक उसकी इस बात ने मुझे बहुत उलझन में डाल दिया था। मैं जानती थी अगर हम अलग हो गए तो सब यही समझेंगे कि लड़की ने ये सब कुछ करवाया है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। मैं अपने ससुराल वालों के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि मुझे यहाँ रहने में कोई समस्या नहीं थी और उत्कर्ष अपने ही घर वालों से मुझे अलग करने पर तुला हुआ था। मैं बहुत रोई, उसे बहुत समझाया कि मैं नहीं जाना चाहती। मेरे मम्मी पापा भी यही कहते हैं कि तुम अपने ससुराल वालों के साथ रहो। मैं अभी इतनी समझदार नहीं हूँ, लेकिन मेरे पति ने मेरी एक न सुनी और उसने साफ कह दिया कि तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तुम सिर से पैर तक सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें बांट नहीं सकता, यहाँ तक कि अपनी माँ के साथ भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ एक भरपूर रोमांटिक ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, जिसमें किसी का दखल ना हो। और उसने अपनी कही हुई बात को पूरा भी किया था और अपने घर से थोड़ी दूर पर एक घर किराए पर ले लिया। ये 2 कमरों का बहुत ही सुंदर सा घर था। एक पल को मुझे खुशी भी हुई थी, लेकिन मैं तुरंत ही उदास भी हो गई थी। उत्कर्ष तो सुबह 9 बजे ऑफिस जाता था और फिर रात को 9 बजे ही उसकी वापसी होती थी। मैं सारा दिन क्या करती, यही सोचकर मुझे रोना आया था और मैंने उससे बहुत शिकायतें की थीं कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जबकि उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी थी। समय बीत रहा था और हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बेहद करीब आने लगे थे, क्योंकि अब अकेले घर में उत्कर्ष को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, कोई बंदिश नहीं थी। वो जब चाहता मेरे साथ प्यार का इजहार करता, मेरे साथ रोमांस करता। सच कहूँ तो कभी कभी मैं उत्कर्ष के रोमांस से तंग आने लगती थी। मैं एक खुली फिजा में सांस लेना चाहती थी, लेकिन उत्कर्ष मुझे हर वक्त खुद से लगाए रहता। अपनी मौजूदगी में मुझे कोई भी काम नहीं करने देता। कहता था जब मैं ना हुआ करूं तो सारे काम निपटा लिया करो, और जब मैं आ जाया करूं तो बस मेरे सामने बैठी रहा करो। कभी कभी मुझे उसकी जुनूनी मोहब्बत से डर लगने लगता था। हमारी शादी को केवल 6 महीने हुए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसके साथ कई साल बिता चुकी हूँ। मैं चंद ही दिनों में उसकी हर आदत को अपना चुकी थी। उन्हें बांटना बिल्कुल पसंद नहीं था, खासकर अपनी पसंदीदा चीज़ें। ये शादी उसकी पसंद से हुई थी, मैं तो उसे जानती तक नहीं थी। न जाने उसने मुझे कहाँ देखा और उसके बाद अपनी माँ को मेरे घर ले आया था। मेरे माँ बाप भी उस दौरान मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश कर रहे थे। जब उत्कर्ष का रिश्ता आया तो मम्मी पापा ने इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी इनकार नहीं किया था। उत्कर्ष देखने में बेहद खूबसूरत था। लंबा कद, चौड़ी कदकाठी, घने लंबे बाल, जिन्हें हर वक्त वो जेल से सेट रखता था। वो एक भरपूर मर्द था, इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं किया था और मुझे उसके साथ खुशी खुशी विदा कर दिया था। उत्कर्ष ने चंद ही दिनों में मुझे इस बात का एहसास दिला दिया था कि वो मुझे कितना चाहता है। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती थी। आज तक हमारे परिवार में किसी भी लड़की को ऐसा मर्द नसीब नहीं हुआ था जो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता हो कि उसकी खातिर अपने माँ बाप तक को छोड़ दे। ये कोई अच्छी बात तो नहीं थी, लेकिन ये मेरे लिए गर्व की बात थी कि मेरे नसीब में इतना अच्छा मर्द आया था जो मेरे बिना रहने का ख्याल भी नहीं कर सकता था। मैं अपनी और अपने पति की ये बातें अपनी कजिन्स और अपनी सहेलियों को बड़ी खुशी से बताती थी कि मेरे पति मुझसे कभी दूर नहीं जाते और ना ही मुझे जाने देते हैं। एक रात हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के बेहद करीब बैठे मेरे पति की पसंदीदा मूवी देख रहे थे। टीवी पर हीरो का एक बहुत ही बेहतरीन सीन चल रहा था और हीरो भी मेरा फेवरेट था। मैं बड़ी ही दिलचस्पी से उसे देख रही थी। मेरी आंखें टीवी पर ही जमी हुई थीं और मैं उसमें इस कदर मगन थी कि आसपास का मुझे कुछ भी होश नहीं था। मैं अभी अगला सीन देखकर हंसने ही वाली थी कि उससे पहले ही उसने अचानक मेरा चेहरा पकड़कर अपनी ओर कर लिया। मेरी आंखों में देखते हुए वो अचानक गुस्से से गरजा था। अपनी निगाहें नीची करो काजल। उसकी दहाड़ से मेरा पूरा वजूद कांप गया। मैंने डरती हुई नज़रों से उत्कर्ष की ओर देखा तो वह एक बार फिर गुस्से से बोला, तुम टीवी को इतना क्यों देखती हो? तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि तुम्हारे सामने तुम्हारा पति बैठा हुआ है और तुम टीवी में गैर मर्दों को देख रही हो? हटो यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। वो अचानक गुस्से में आकर अपनी जगह से खड़ा हो गया और मैं घबरा गई थी। मैंने कहा, उत्कर्ष आपको क्या हो गया है? आप किस चीज़ को किससे जोड़ रहे हैं? आप मेरे पति हैं, मेरे हमसफ़र हैं। भला आपका उन लोगों से क्या जोड़? ये तो बस कहानी के किरदार हैं। अभी टीवी बंद होगा तो ये मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे, लेकिन आप तो मेरे हैं।
जो हर वक्त मेरी नज़रों के सामने रहते हैं। आप क्यों इस तरह की बातें सोच रहे हैं? जबकि उत्कर्ष तुरंत ही भावुक होते हुए बोला कि काजल, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारी सोचों पर सिर्फ मेरा हक है। तुम किसी को भी नहीं सोचोगी और ना ही इन खूबसूरत आंखों से देखोगी। तुम्हें हमेशा मुझे ही देखना है। जबकि मैं तुरंत बोली, बिल्कुल, आपके अलावा भला मैं किसी को क्यों देखूंगी? आप ही मेरा सब कुछ हैं। मेरा आपके अलावा और है ही कौन? उसकी नाराज़गी अब दूर होने लगी थी और वो धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि वो नाराज़ नहीं था, क्योंकि मुझे इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने पति को मनाना ही लगता था। वो भी एक छोटे बच्चे की तरह था, जब नाराज़ होता तो मानने में ही नहीं आता था। इसीलिए मैंने एक सुकून की सांस ली थी और उसकी नज़दीकी महसूस करने लगी थी। मेरे पति के प्यार करने के मामले में हद दर्जे का सख्त था। जब वो मेरे करीब आता तो मुझे सख्ती से बोल देता, काजल, मुझे कोई भी विरोध नहीं चाहिए, बल्कि मेरे साथ सहयोग किया करो। इस तरह से मेरा मज़ा ख़राब हो जाता है। आखिर को तुम मेरी बीवी हो, मेरी हम सफ़र हो। अगर तुम ही मेरे साथ सहयोग नहीं करोगी तो भला कौन करेगा? जबकि मैं चुप हो जाती थी। मुझे हर वक्त ये सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं बेबस थी अपने पति के आगे। वो बेहद गुस्से का तेज था। अगर मैं जरा भी किसी चीज़ की ना करती तो उल्टा उसकी डांट का शिकार होना पड़ता था, और इसीलिए मैं खामोश हो जाती। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। समय अपनी रफ्तार के अनुसार गुजर रहा था और अब हम दोनों पति पत्नी इस घर में सेटल हो गए थे। मेरा दिल भी धीरे धीरे अपने घर में लगने लगा था, बल्कि अब मैं अच्छा महसूस करती थी। ससुराल में काफ़ी रोक टोक थी। अपनी मर्जी से ना मैं कुछ खा सकती थी ना पका सकती थी। अब अलग होकर इस चीज़ का मुझे सुकून हो गया था। कुछ दिनों से मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। मैंने बाहर झांक कर देखा तो बारिश के आसार नजर आ रहे थे। बादल सर पर मंडरा रहे थे। किसी भी वक्त तेज बारिश हो सकती थी। मेरा दिल अचानक ही मचल उठा। मैंने अपना दुपट्टा अपनी कमर को बांधा और बाहर आकर खड़ी हो गई। मुझे बस बारिश का इंतजार था। मैं बारिश में भीगना चाहती थी, इन लम्हों को जीना चाहती थी। शादी के बाद से तो मेरी ज़िंदगी बस अपने पति से शुरू होकर उस पर ही ख़त्म हो जाती थी, वरना इससे पहले तो मैं बहुत ही मस्ती भरी ज़िंदगी जीती थी। दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जाना, बाहर खाना खाना, मूवी देखना, डांस करना, यही मेरी एक्टिविटीज़ थी। लेकिन शादी के बाद से तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई थी। सुबह उत्कर्ष के लिए नाश्ता तैयार करना, उसके कपड़े इस्त्री करना, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखना, उसे कोई बात बुरी न लग जाए इस बात का ध्यान रखना। इन्हीं सब चीज़ों में मैं इतनी गुम हो गई थी कि मैं अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ही भूल चुकी थी। लेकिन आज दिल की बेचैनी के कारण मैं आज अपने लिए जीना चाहती थी, क्योंकि सुबह से ही मेरा दिल काफ़ी बेचैन हो रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है, कुछ बहुत बुरा। लेकिन क्या मैं इस बात से अनजान थी? मैंने सभी सोचों को अपने दिमाग से झटक दिया था। मैं बस अब मौसम का मज़ा लेना चाहती थी। इसीलिए वहीं बाहर बरामदे में बैठ गई और बारिश होने का इंतज़ार करने लगी। मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक थोड़ी देर बाद ही बारिश शुरू हो गई थी। पहले हल्की बूंदाबांदी हुई और उसके बाद मौसम ख़राब हो गया और उससे भी तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। मैंने अपने दोनों हाथ फैला लिए और गोल गोल घूमकर बारिश का मज़ा लेने लगी। मैं आसपास का होश भुलाकर अपने आप में ही मस्त थी कि अचानक हमारा मेन गेट का दरवाज़ा खुला और उत्कर्ष अपने बाल झाड़ते हुए घर में दाखिल हुआ। मुझे कोई होश नहीं था कि घर में कौन आया और कौन नहीं, लेकिन आने वाले ने मेरी हालत एक पल में ही सुधार दी थी। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वो गरजते हुए मेरे करीब आया। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है काजल? तुम्हें समझ नहीं आती कि तुम क्या कर रही हो? उसने मेरा बाजू पकड़कर घसीटते हुए मुझे कमरे में लाया था। उसकी दहाड़ से मैं सहम गई थी। दुनिया में मैं किसी से नहीं डरती थी, लेकिन शादी के बाद मेरे दिल में एक ही व्यक्ति के लिए डर बैठ गया था और वो उत्कर्ष था। इसके अलावा आज तक मैंने किसी से ना तो डरी थी और ना ही सहमी थी। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की थी। कभी कभी भाई डांट देते तो बाबा उन्हें टोक देते थे कि मेरी बिटिया को कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो मेरी जान है और उसके खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकता। लेकिन मेरा पति मेरे बाबा के बिल्कुल विपरीत था। वो मुझ पर बहुत गुस्सा करता था। कमरे में आते ही उसने मेरे सिर पर तौलिया डाला और गुस्से से मेरे बाल सुखाते हुए बोला, कितनी बार समझाया है कि ठंडी चीज़ों से दूर रहा करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। अभी 2 दिन पहले ही तो तुमने आइसक्रीम खाई थी और छींक पर छींकें आ रही थीं, और अब तुम बारिश में भीग रही हो। क्या तुम्हें अपनी सेहत का जरा भी ख्याल है?
उत्कर्ष मेरे बाल सुखाते जा रहा था और साथ साथ उसकी डांट भी जारी थी। लेकिन एक बात तो थी कि उत्कर्ष के एक एक अंदाज में मेरे लिए चिंता झलक रही थी। वो मेरा कितना ख्याल रखता था। एक पल को मुझे उस पर ढेर सारा प्यार आया था, लेकिन उसी पल मुझे गुस्सा भी आया कि आज मैं कितना खुश थी और उत्कर्ष ने घर आकर मेरा सारा मज़ा ख़राब कर दिया था। मैं चुपचाप उसके सामने खड़ी अपने बाल सुखाती रही और उसके बाद उसने मुझे डांट कर वॉशरूम भेज दिया ताकि मैं अपने कपड़े बदल सकूं। कपड़े बदलते हुए अचानक ही मुझे बेइंतहा रोना आया। क्या मेरी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं? क्या मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकती? ये सब सोचकर मुझे बेकाबू होकर रोना आया था। ऐसा नहीं था कि मैं नाशुक्री थी, लेकिन इंसान कभी कभी इतना प्यार भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और मेरा भी ऐसा ही हाल था। मेरा पति मुझसे प्यार तो बहुत करता था, मुझे कभी तकलीफ़ नहीं होने देता था, बल्कि हर समय मेरे आगे पीछे घूमता रहता। लेकिन आज मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैं आज अपने लिए जीना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे ये भी नहीं करने दिया, बल्कि मेरी सारी खुशियाँ मुझसे छीन ली थीं। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ उसकी खुशी मायने रखती थी। मेरी खुशी उसके लिए कोई भी महत्व नहीं रखती थी। उसका मानना था कि पत्नी की खुशियाँ सिर्फ पति से होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। पत्नी बनने से पहले मैं एक इंसान थी और इस इंसान के सीने में धड़कता हुआ एक दिल था, लेकिन मेरा पति इस बात को समझता ही नहीं था। समय बीत रहा था और हमारे बीच और भी नज़दीकियाँ बढ़ रही थीं। मेरी शादी को अब 8 महीने हो गए थे, लेकिन मैं सिर्फ कुछ ही बार अपनी माँ के घर गई थी और ये मेरे लिए काफ़ी दुख की बात थी। मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी। उनका कहना था कि मेरे पास आती जाती रहा करो, लेकिन मुझे अपने पति से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। उत्कर्ष मुझे अपने आप में इतना उलझाए रखता था कि मेरे पास समय ही नहीं होता था और मैं अपनी माँ के घर 2 घड़ी सुकून के लिए नहीं जा सकती थी। और कभी मैं उनसे इस चीज़ की फरमाइश भी करती थी तो वो मुझे यही बोलकर टाल देता, यार काजल, आज तो तुम मेरे साथ वक्त गुजार लो, मैं कौन सा रोज़ रोज़ छुट्टी करता हूँ। जबकि मैं उसकी ये बात सुनकर चुप हो जाती थी। शायद हर बेटी इस तरह शादी के बाद बेबस हो जाती है, अपने ही घर में एक अजनबी इंसान से इजाज़त लेकर आती जाती है। अगर कोई औरत इस पल को महसूस कर ले तो वो तकलीफ़ से मरने जैसी हो जाती है। उस बारिश वाले हादसे के 2 दिन बाद मैं अपने पति की ओर प्यार भरी नज़रों से देखते हुए फरमाइश कर रही थी कि उत्कर्ष, बहुत दिन हो गए हैं, माँ की बहुत याद आती है। कल भी मेरी उनसे बात हुई थी तो वो रो रही थीं और मुझसे कह रही थीं कि काजल, एक बार मेरी तरफ चक्कर लगा लो, तुम बहुत याद आती हो। और मैंने उनसे वादा कर लिया है, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन मुझे आप माँ के घर ले चलिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उत्कर्ष, जो मुझे ही देख रहा था, अचानक ही उसका मूड ख़राब हुआ और वो मुझे देखते हुए बेजारी से बोला, यार काजल, तुम्हारे पास इस बात के अलावा कोई और बात नहीं होती? बंदा अपने पति के साथ बैठा है, थोड़ी रोमांटिक बातें कर ले, लेकिन तुम हो कि बस माँ के घर जाना है या फिर ससुराल जाना है, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है। सारा दिन होता है तुम्हारे पास, कर लिया करो इन लोगों से मोबाइल पर बात। वो ये बोलकर बिस्तर से उठ गया था और घर से ही निकलता चला गया। आज मैंने भी उसे नहीं रोका था, भला मैंने फरमाइश ही क्या की थी? क्या मैंने उसे ये कहा था कि आप मुझे घुमाने ले चलिए, या फिर बाहर खाना खाने की फरमाइश की थी? 4 महीने हो गए थे और मैंने अपनी माँ की शक्ल तक नहीं देखी थी। अगर मैं उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर रही थी तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि वो मुझसे इस तरह की बात करता। मैं जो लेटी हुई थी एकदम उठकर बैठ गई थी। धीरे धीरे मेरी आंखें नम होने लगीं और फिर अचानक ही मैं ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी। मैं नाशुक्री नहीं थी, लेकिन एक औरत की भी इज्जत होती है, उसकी भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं। जब मैं अपने पति की हर बात मानती थी तो फिर उस पर भी ज़रूरी था कि वो मेरी ख्वाहिशों को पूरा करता, लेकिन उसे तो बस अपनी ही खुशी प्यारी थी। मैं रोते रोते कब सो गई मुझे कुछ पता नहीं चला। आधी रात के पहर मुझे अपनी पीठ पर उत्कर्ष का स्पर्श महसूस हुआ। मेरी आंख एक झटके से खुली। मैंने करवट लेकर देखा तो वो मुझे ही देख रहा था। मैं नाराज़गी से मुंह फेर चुकी थी, जबकि अचानक ही उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया और फुसफुसाती आवाज़ में बोला, जानम, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे तुमसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारी माँ से मिलने का दिल कर रहा है ना? हम सुबह ही उनके घर जाएंगे। मैं ऑफिस जाते वक्त तुम्हें छोड़ दूंगा और फिर रात को लेने आऊँगा। तुम सारा दिन अपनी माँ के साथ गुजार लेना। बस अब तो खुश। मैं चुपचाप उसके सीने पर अपना सिर रखने लगी थी और आंखें बंद कर लीं, जिससे कि साफ जाहिर था कि मैं मान गई हूँ। लेकिन आज मेरा उससे बात करने का मन नहीं कर रहा था। उसने जो किया था उसके बाद से मेरा दिल बहुत उदास हो गया था।
हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बाहों में भरकर सो गए थे और ये हम दोनों की आखिरी रात थी जो हम एक दूसरे के साथ गुजारने वाले थे। इस बात से हम दोनों ही अनजान थे। अगर हमें जरा भी इस बात का पता होता तो हम दोनों कभी न झगड़ते, ना ही एक पल के लिए भी अलग होते। रात के करीब 3 बजे अचानक मुझे किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आई, जिससे मेरी आंख तुरंत खुल गई। मुझे अपने आसपास खतरे का एहसास होने लगा। मैंने चारों ओर नज़र दौड़ाई तो सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थीं। अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था और उत्कर्ष का मोबाइल भी उसके सिरहाने पर नहीं था। मैंने तुरंत ही उत्कर्ष को हिला जुलाकर जगाया था। नींद से जागने के कारण उसे होश में आने में देर लगी थी, जबकि मैं डरते हुए बोली, उत्कर्ष, घर में कोई है, आप देखिए, किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ें आ रही हैं। अलमारी का दरवाज़ा भी खुला है। ना आपके सिरहाने पर आपका पर्स है और ना आपका मोबाइल है। कपड़े भी बिखरे हुए हैं। यकीनन घर में कोई घुसा हुआ है। मेरी आवाज़ में डर था, जबकि उत्कर्ष ने भी पूरे कमरे पर एक नज़र डाली और सिर हिलाकर बिस्तर से नीचे उतरने लगा। मैंने चिंतित होकर उसका हाथ पकड़ लिया। मैं रोते हुए बोली, उत्कर्ष, नहीं, आप मत जाइए। कहीं वो लोग चोर या डाकू ना हो। अगर उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया तो मेरा क्या होगा? मैं आपको इस तरह अकेला नहीं जाने दूंगी। उत्कर्ष ने मुझे तसल्ली दी कि डरो मत, कुछ नहीं होगा। सबसे पहले अपना मोबाइल दो। मेरा मोबाइल तो शायद वो लोग अपने कब्जे में कर चुके हैं। मुझे ध्यान आया कि मैं अपना मोबाइल अपने तकिए के नीचे रख चुकी थी। मैंने जल्दी से तकिया हटाया तो मेरा मोबाइल वहीं पर मौजूद था। इतनी देर में ही बाहर से किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी थीं और मेरा दिल उछल कर हलक में आ चुका था। उत्कर्ष ने जल्दी से मेरे हाथ से फ़ोन लिया और पुलिस को कॉल लगा दी और जल्दी जल्दी पुलिस को कुछ समझाने लगा। अभी उत्कर्ष बाहर जाता या फिर कमरे का दरवाज़ा बंद करता, वो लोग हमारे कमरे के अंदर आ चुके थे। वो गिनती के 4 लोग थे। उनके चेहरे पर मास्क थे और हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें। उन्होंने हमें तुरंत ही बंधक बना लिया। उत्कर्ष उन लोगों से मुकाबला करना चाहता था, लेकिन वो लोग गिनती में हमसे ज़्यादा थे। उन्होंने हमें तुरंत दबोच लिया और एक डाकू ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में बंद कर दिया, जबकि मेरा पति उत्कर्ष बाहर था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद वो मुझसे सामान के बारे में पूछेगा, लेकिन उसके इरादे गलत हो चुके थे। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी, दूधिया रंगत जिसमें गुलाबीपन शामिल था, मासूम आँखें, कोई भी मुझे देखकर आसानी से बहक सकता था। और उस वक्त मैंने ऐसे कपड़े पहने हुए थे कि कोई भी देखता तो खुद को रोक नहीं सकता था। अचानक एक डाकू मेरे पास आया और मुझे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही दूसरे डाकू ने भी वही किया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं अपने भगवान से दुआ करने लगी कि मेरी इज्जत महफूज रहे। और शायद भगवान ने मेरी ये सुन ली थी। मेरी इज्जत सुरक्षित थी, उस पर कोई भी आँच नहीं आने पाई थी, क्योंकि अभी उस डाकू ने मुझे बेड पर गिराकर अपने गलत इरादों को अंजाम देना ही चाहा था कि तभी बाहर पुलिस के सायरन बजने लगे थे। उत्कर्ष ने जो पुलिस को फ़ोन किया था, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। वो सारे डाकू खिड़की के रास्ते फरार हो चुके थे, लेकिन मेरी आंखों में आंसू ही आंसू थे। भले मेरी इज्जत सुरक्षित थी, लेकिन फिर भी मैं खुद को लुटा हुआ महसूस कर रही थी, क्योंकि उस डाकू ने अपने गंदे हाथों से मेरे बदन को छुआ था और कुछ पल की और देरी हो जाती तो मेरी इज्जत खराब हो चुकी होती। लेकिन अब भी मैं उस डाकू के स्पर्श को अपने आप पर महसूस कर रही थी। उसकी उंगलियों की हरकतें मेरे बदन पर अब भी रेंगती हुई महसूस हो रही थीं। मेरे शरीर पर नाम मात्र के कपड़े थे जो मेरे शरीर को ढकने में काफ़ी नहीं थे। मैं बुरी हालत में अपने बिस्तर पर थी। मेरा पति तुरंत ही कमरे में आया। मैंने सोचा था कि वो मुझे थामेगा, मुझे अपने सीने से लगाएगा और अपने होने का भरोसा देगा, और मैं उत्कर्ष के सीने से लगकर अपने सारे गम भुला दूंगी कि कम से कम मेरी इज्जत तो महफूज थी। भले ही उस डाकू ने अपने गंदे हाथों से मुझे छुआ था, लेकिन अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कुछ पल मुझे बिल्कुल ठंडी नज़रों से देखता रहा और फिर उल्टे कदमों कमरे से बाहर चला गया। मेरी हालत को देखते हुए उसने यही सोचा कि मैं अपनी इज्जत गंवा चुकी हूँ। उसकी इस बेरुखी से मेरा दिल टूट कर रह गया था। जिस पल मुझे उसकी ज़रूरत थी, उस पल उसने मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि मुझे बेसहारा छोड़कर घर से चला गया। मैं घंटों बुरी हालत में पड़ी रोती रही, लेकिन उत्कर्ष घर वापस नहीं आया। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाल कर खड़ा किया। मैंने खुद के शरीर को जोर जोर से धोया था। मुझे अब भी अपने शरीर पर उन लोगों का गंदा स्पर्श महसूस हो रहा था। उत्कर्ष सुबह 10 बजे के करीब घर आया। उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब थी। बिखरे बाल, उजड़ा हुआ चेहरा। मेरा पति हमेशा खुद को बहुत सजा सवार कर रखता था। मैंने एक बेबस नज़र से अपने पति को देखा।
मैं बड़ी मुश्किल से उत्कर्ष को अपनी सफाई देने लगी। हालांकि मेरा दिल अंदर से बिल्कुल मर चुका था। पहली बात तो मेरी इज्जत सुरक्षित थी, लेकिन अगर क्या वो इज्जत सुरक्षित ना होती, वो डाकू सच में मुझे बर्बाद कर गया होता, तो क्या उत्कर्ष मुझे ना अपनाता? मुझे तो उत्कर्ष की मोहब्बत पर बड़ा मान था, बड़ा ही गुरूर था, लेकिन उसने तो मुझे कुछ पूछने की ज़रूरत भी नहीं समझी थी और ख़ुद ही सारे अंदाजे लगा लिए थे। मेरे होठों से बड़ी मुश्किल से शब्द निकले थे। मैंने कहा, उत्कर्ष, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मेरी इज्जत अब भी बिल्कुल वैसी ही है। उस डाकू ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर पाया था। मुझे अब भी लगा था कि उत्कर्ष मुझे संभाल लेगा, मुझे सीने से लगा लेगा, लेकिन उसने पास आकर मेरा बाजू अपने ताकतवर पकड़ में लिया था। उसकी लाल आंखों से मुझे डर लग रहा था। वो मेरे चेहरे पर गुस्से से दहाड़ते हुए बोला था, काजल, कैसे यकीन कर लूं कि उस डाकू ने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया? अगर किसी मर्द के सामने इतनी खूबसूरत हसीन औरत हो और वो उसके साथ कुछ भी ना करे, मैं नहीं मानता। मैंने कहा, उत्कर्ष, मैं ये नहीं कहती कि उसने जानबूझकर मेरे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। तब तक पुलिस आ गई थी। उत्कर्ष एक जख्मी सी हंसी हंसा था। कहने लगा, काजल, मर्द के सिर्फ एक वही काम करने से औरत की इज्जत खराब नहीं हो जाती। उसने तुम्हें छुआ तो था ना? बताओ, कहाँ कहाँ छुआ था उसने तुम्हें? यहाँ छुआ था या यहाँ छुआ था या यहाँ पर छुआ था? उत्कर्ष जुनूनी हालत में मेरे एक एक अंग पर उंगली रखकर मुझसे सवाल कर रहा था और मैं बस चुपचाप सख्ते की हालत में खड़ी उसे देख रही थी। वो दोबारा से दहाड़ा था, आखिर क्यों छुआ था उसने तुम्हें? तुम सिर्फ मेरी थी। तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं था, लेकिन वो तुम्हें अपने हाथों से छू कर गया है। तुम्हें उसने महसूस किया है। तुम्हारे इन लबों पर सिर्फ मेरा हक था, तुम्हारी खूबसूरत बदन पर सिर्फ मेरा हक था, लेकिन उसने इन लबों को चूमा है, तुम्हारी खूबसूरती को महसूस किया है। मैं फटी फटी आंखों से उत्कर्ष को देख रही थी। बहुत शौक है ना तुम्हें ऐसे कपड़े पहनकर अपने शरीर की नुमाइश करने का? अब तुम सारी जिंदगी घर से बाहर फुटपाथ पर बैठकर अपने शरीर की नुमाइश करती रहना। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने ये कैसी बातें की थीं? मैंने किसके लिए ऐसे कपड़े पहने थे और उसने किस बात को किस चीज़ से जोड़ दिया था? मैं उस डाकू के छुए हुए गंदे स्पर्श को भूल गई थी, क्योंकि मैं इस बात की खुशी मना रही थी कि कम से कम मेरी इज्जत सुरक्षित थी। और जब मैं उत्कर्ष को ये बात बताऊंगी तो उत्कर्ष भी खुश हो जाएगा कि चलो घर का सामान गया, कोई बात नहीं, लेकिन इज्जत तो सुरक्षित थी। लेकिन उसने तो मुझे उस डाकू से भी ज़्यादा जलील कर दिया था। मेरा मान, मेरी मोहब्बत, सब कुछ चकनाचूर हो गए थे। मेरा दिल बुरी तरह टूट गया था। उसने मुझे दरवाजे के पास लाकर धक्का दिया और घर से बाहर निकाल दिया। मैं दरवाज़ा पीटती रही, लेकिन उसने मेरी एक भी गुहार नहीं सुनी। मेरे पास एक ही दुपट्टा था। मैं वही ओढ़े काफ़ी देर तक घर के बाहर बैठी रोती रही, फिर थक हार कर अपने घर की ओर चल पड़ी। शायद मुझे वैसे ही अपनी माँ के घर जाना था, यही मेरे नसीब में लिखा था। मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी माँ का किस तरह सामना करूँगी। जब मैं रोते हुए घर में दाखिल हुई तो सामने ही मेरा भाई खड़ा हुआ था, जो माँ से बातें करने में बिजी था। जैसे ही उसकी नज़र मेरी हालत पर पड़ी तो वो कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। मैं दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरी सिसकियाँ पूरे घर में गूंज रही थीं। ऊपर के हिस्से में मौजूद मेरा दूसरा भाई भी नीचे आ गया था। सबने मुझे बहुत मुश्किल से संभाला था। मैंने रोते हुए सारी कहानी अपने दोनों भाइयों को और अपनी माँ को सुना दी थी और उन सबकी लोगों की आंखों में गुस्से की लहर दिखने लगी। वे तो मेरे पति को मार डालना चाहते थे, क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे उस समय अकेला छोड़ दिया जब मुझे उसकी ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन मेरी माँ ने सबको शांत करा दिया। वो बहुत समझदार थीं और हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर करती थीं। उन्होंने दोनों भाइयों को काम पर भेजा और मुझे अपने कमरे में ले गईं। मैं उनकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो रही थी। मेरी पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। मेरी माँ ने मुझे बहुत संभाला। अगर उस दिन मेरी माँ ने मुझे अपने आंचल में न छिपाया होता तो शायद मैं समाज के डर से उस पल ही खुद को ख़त्म कर लेती। मैं रोते रोते कब माँ की गोद में सो गई मुझे पता भी नहीं चला। समय तेज़ी से बीत रहा था और मैं अब अपने माँ के घर पर ही रह रही थी। आज मुझे माँ के घर आए हुए 2 महीने हो चुके थे। मुझे हैरानी थी कि जो व्यक्ति मुझे अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने देता था, आज उसने मुझे इस तरह भुला दिया था जैसे मेरी उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत ही नहीं थी। मेरे भाइयों ने भी उसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे साफ कह दिया कि वो मेरे जैसी लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकता। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे।
मैंने भी अपने भाइयों से कह दिया कि अब मैं उस व्यक्ति के पास दोबारा नहीं जाना चाहती जिसे इस बात का एहसास न हो कि उसकी पत्नी जिंदा है या मर गई। उस घटना के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और कई बार तो मुझे हॉस्पिटल भी भर्ती होना पड़ा था। लेकिन उस व्यक्ति ने एक बार भी फ़ोन करके मेरी तबीयत नहीं पूछी थी, बल्कि उसके बजाय उसकी माँ, बहनें और उसके भाई मेरे घर आए थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा था और अपने होने का एहसास दिलाया। लेकिन जिस इंसान की मुझे सबसे ज़्यादा ख्वाहिश थी वो नहीं आया था। समय का काम था बीतना और वो बीत चुका था। मैंने वो पल अकेले ही बताए थे जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरी माँ भी मेरे दर्द को अपने दिल में दबा रही थी। मैं जानती थी कि वो पहले से ही तकलीफ़ में थीं और मेरी वजह से उनकी तकलीफ़ें और भी बढ़ गई थीं। शुक्र था कि मेरे भाई और उनकी पत्नियाँ बहुत अच्छी थीं। उन्होंने मुझे हर तरह की मुश्किलों से बचा लिया था। एक दिन मेरी ननद का फ़ोन आने लगा। पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर फ़ोन उठाकर कान से लगाया तो उसकी रुआसी आवाज़ मेरे कानों से टकराई थी। भाभी, जल्दी से घर आ जाइए। भाई ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। उनकी हालत बहुत नाजुक है। बड़े भाई उन्हें अस्पताल ले गए हैं। वो लगातार आपको बुला रहे हैं। अगर आप नहीं आई तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा सांस रोक दिया हो। मैं तुरंत ही अपनी माँ के पास गई और उन्हें रोते हुए सारी बात बताई। मेरी माँ ने उसी पल समझदारी का परिचय दिया। अगर उनकी जगह कोई नासमझ औरत होती तो शायद मुझे अपने पति के पास जाने से रोक देती। मैंने तुरंत ही अपने ससुराल के रास्ते पर निकल पड़ी थी। मैंने किसी का भी इंतजार नहीं किया। पति चीज़ ही ऐसी होती है। और फिर इतने महीनों की जुदाई के बाद मेरी ऐसी खबर सुनना मेरे दिल को दहला चुका था। जब मैं घर में दाखिल हुई तो मेरी ननद मेरे गले से लगकर रोने लगी। मैंने उसे तसल्ली दी और उसके माथे पर प्यार करते हुए कहा, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। मुझे ये बताओ कि वो किस अस्पताल में है। उसने जैसे ही मुझे एड्रेस बताया मैं वहाँ के लिए निकल गई। जब मैं अस्पताल पहुँची तो यही हाल मेरे देवर और जेठ का भी था। वे दोनों भी मेरे आगे हाथ जोड़कर रो रहे थे। कह रहे थे, भाभी, हमारे भाई को माफ़ कर दो और उसके साथ ज़िंदगी बसर करो। तुम्हारे बिना वो बिल्कुल पागल हो गया है। उसकी हालत तो देखो। मैं इन सब की बातें सुनकर हैरान हो रही थी। मुझे तो लगा था कि वो अब तक अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका होगा, लेकिन इन सब की बातें सुनकर मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैं तुरंत ही आईसीयू की तरफ बढ़ी। उत्कर्ष की हालत देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो पहले बहुत मजबूत था, लेकिन अब काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे थे और होंठ जो हमेशा गुलाबी रहते थे अब काले पड़ चुके थे। यकीनन उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। उसकी कलाई पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने अपने हाथ की नस काट ली थी। मैं कदम कदम चलती हुई उसके पास जाकर बैठ गई। मेरे बैठते ही उसकी आंखें खुलीं और उसने रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगी। कहने लगा, काजल, मुझे माफ़ कर दो। उस वक्त मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो डाकू तुम्हें जिस हालत में छोड़ कर गए थे, मुझे यही लग रहा था कि वो तुम्हारी इज्जत ख़राब कर चुके हैं। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा हूँ। मैंने तुम्हें अपने दिल से निकालने की बहुत कोशिश की, तुम्हें भुलाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन तुम मेरे हवासों पर बुरी तरह सवार हो। मेरे दिल से निकलने का नाम ही नहीं लेती हो। और थक हार कर मैंने अपनी जान देने की कोशिश की, क्योंकि तुमसे माफ़ी मांगने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मुझे तो तुम्हारा साथ देना चाहिए था, तुम्हारी हिम्मत बांधनी चाहिए थी। अगर भगवान न करे वो डाकू तुम्हारी इज्जत खराब भी कर जाते, तब भी तुम्हें मेरे सहारे की ज़रूरत थी और मैं तुम्हें ऐसे नाजुक समय में अकेला छोड़ गया था। काजल, मैं बहुत बुरा हूँ, तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मेरा दिल तो नहीं था, लेकिन उसकी हालत देखकर मैं इतना तो जान गई थी कि वो मुझसे ऐसा व्यवहार करके खुश नहीं था। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उसे माफ़ कर दिया था, क्योंकि रिश्तों में ईगो नहीं देखी जाती और जहाँ ईगो आ जाए वहाँ रिश्ते नहीं बनते। मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उत्कर्ष का रवैया पहले से काफ़ी बेहतर हो गया था। पहले जब वो मुझ पर अपनी हुकूमत चलाता था, मेरी एक भी बात नहीं सुनता था, बस अपना ही हुक्म चलाता था। वो सब अब ख़त्म हो गया था। हाँ, उसकी मोहब्बत आज भी ज़ोरदार और जुनूनी है, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा ठहराव आ गया है। पहले वो जो मुझे हर वक्त अपने लिए मजबूर रखता था, अब उसने मुझे खुलकर जीने की इजाज़त दे दी है। अब मैं सुकून में हूँ। शायद ये जुदाई मेरे लिए फ़ायदेमंद थी, लेकिन काफ़ी जानलेवा भी थी। दोस्तों, क्या मैंने उत्कर्ष को माफ़ करके सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो दोस्तों, आज की यह हमारी कहानी थी उत्कर्ष और काजल के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।
अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए अपना नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि आपने अपने जो नाम देने हैं वो मुझे कपल्स में ही देना है और आपको अपनी स्टोरी के लिए थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आपने मेरी नई स्टोरी पर आकर मुझे रिमाइंड भी कराना पड़ेगा अपनी स्टोरी के लिए विद अपने नेम के साथ, क्योंकि दोस्तों इतने सारे कमेंट्स के बीच मैं भूल जाती हूँ कि किसकी स्टोरी सबसे पहले रखनी है। तो चलिए दोस्तों आज की स्टोरी को लेकर अपनी राय देना और मिलते हैं अगली किसी नई स्टोरी।